हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय गांधी संपूर्ण राष्ट्र जीवन के संगठन और पुनर्निर्माण को चाहते थे। एक ओर स्वराज्य प्राप्त करने और दूसरी ओर उसे ग्रहण करने, उसका सुचारू संचालन करने तथा उसे टिकाने की तैयारी करने का उनका लक्ष्य था। उनकी यह चिंता थी कि जब स्वराज्य आ जाए तब हम उसके लिए अयोग्य या बेकार न पाए जाएं। पैरा। यह तो भौतिक दृष्टि हुई। आध्यात्मिक दृष्टि से तो जिसका वे राष्ट्र में विकास करने को व्याकुल थे। व्यक्तिगत बातचीत में कहा करते थे कि जिन भारतीयों में आत्मबल हैं वे अपने आप को स्वतंत्र मानकर व्यवहार करें। अंग्रेजों का जाना और उनके स्थान पर भारतीयों का बैठ जाना गांधी जी की दृष्टि के अनुसार सच्चा स्वराज्य नहीं था। भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का अवकाश भी गांधी जी की योजना में नहीं था। यह कौमी एकता की कमी के कारण संभव हुआ। सच्चे स्वराज का मार्ग उन्होंने अपने 19 सूत्री कार्यक्रम द्वारा प्रशस्त कर दिया था। पैरा। गांधी के सामने सबसे बड़ी और मूलभूत समस्या देशव्यापी एकता की थी। वे चाहते थे कि इसकी नींव पारस्परिक मातृभाव, प्रेम, सेवा, आत्मत्याग और आत्मसंयम पर पड़े, जिससे वह हार्दिक और स्थायी हो। समूहों की दृष्टि से इसमें सांप्रदायिक एकता, प्रादेशिक एकता, विभिन्न हितों की एकता, विभिन्न गुटों और दलों की एकता तथा भाषाई समूहों तथा संस्कृतियों की एकता शामिल है। गांधी मूलतः एक धार्मिक पुरुष थे। वे अपना धर्म जानते थे, उसे श्रेष्ठ मानते थे। वे बहुत बड़े लोकतांत्रिक थे। उनके लिए जीवन अखंड था, इसलिए व्यक्ति का जीवन हो या राष्ट्र का उसकी साधना वे संपूर्ण रूप में कर सकते थे। जिस प्रकार योग पूर्ण न होने पर भी व्यर्थ नहीं जाता, जिस सीमा तक वह पूर्ण हुआ है उस सीमा तक तो लाभ करता ही है, उसी प्रकार गांधी जी की जीवन साधना भी व्यर्थ होने वाली वस्तु नहीं थी। जिस सीमा तक राष्ट्र ने उसे सिद्ध किया उस सीमा तक उसे उसका लाभ मिल गया, आगे मिलता रहेगा। प्रकृति ने भारत को भौगोलिक विविधता के साथ साथ भाषा वैविध्य का उपहार भी सहज ही प्रदान किया है, किंतु यह भाषा वैविध्य कभी भी पारस्परिक सौहार्द में बाधक नहीं बना। हमारे देश में भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक आदि के समय भी भाषा वैविध्य था, किंतु उन्होंने अपने सिद्धांतों एवं आदर्शों का प्रचार करने के लिए जनवाणी को ही चुना। पैरा। महोदय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उदाहरण हमारे लिए बहुत पुराना नहीं है। जब उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर संभाली तो अपनी दूरदृष्टि द्वारा भांप लिया कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। उन्होंने हिंदी को अपनाया और हिंदी के प्रचार प्रसार के कार्य का श्री गणेश किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत संविधान निर्माण के समय स्थिति परिवर्तित हो गई। हिंदी को ग्रामीण भाषा कहकर अपमानित किया जाने लगा।
वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों के लिए बेकार बताकर उसकी उपेक्षा की गई। अंत में अंग्रेजी को सह राजभाषा बनाकर राष्ट्र को मानसिक दृष्टि से गुलाम बनने पर मजबूर कर दिया। पैरा, आज भारत के पास एक निश्चित भौगोलिक सीमा, एक राष्ट्रगान, एक राष्ट्रध्वज तो है, किंतु एक राजभाषा नहीं। हमारे देश के नेता जब अपने अधिकारियों के साथ विदेशों में जाते हैं तब अनेक बार बड़ी विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विदेशी नेता व अधिकारी यह आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि इतने बड़े राष्ट्र की अपने कोई भाषा नहीं। कहने को हमारे पास अतीत की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा है, किंतु वर्तमान में हम बिल्कुल निर्धन हैं, क्योंकि उस संस्कृति की पहचान कराने वाली भाषा हमारे पास नहीं है। कैसी हास्यास्पद स्थिति है कि हिंदी जानने वाले दो बुद्धिजीवी जब बात करते हैं तो अंग्रेजी में। उनकी मानसिकता है कि यदि हम हिंदी में बात करेंगे तो सामने वाले पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस मानसिकता के कारण ही भौगोलिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हुए भी भारत सांस्कृतिक दास्तां झेल रहा है। भाषागत आधार पर अंग्रेजी से कोई घृणा या विरोध नहीं है। विरोध केवल उस मानसिकता से है जो अब भी हमें हीन भावना से उबरने नहीं देना चाहती, बल्कि दिनों दिन और अधिक जकड़ती चली जा रही है। जिस तरह प्राचीन काल में जगतगुरु शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में मठों की स्थापना करके भारत को धार्मिक, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाया है, उसी तरह आज भारत को फिर से सुदृढ़ बनाने के लिए किसी शंकराचार्य की आवश्यकता है। जिस तरह गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर स्वतंत्रता आंदोलन को तीव्रता प्रदान की थी, आज हमें उसी जोश के साथ सांस्कृतिक आंदोलन को गति देनी है। यह सांस्कृतिक आंदोलन किसी वर्ग, जाति, धर्म या प्रांत का नहीं, वरन संपूर्ण राष्ट्र का है। गांधी जी का स्वराज्य का स्वप्न अभी अधूरा है।